मेरा नाम नेहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता भी अजीब सी सोच रखते हैं। मेरे माता पिता को लगता था कि अगर मैं किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहां मेरे पति के अलावा कोई नहीं होगा तो मैं वहां राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो मेरी ननद थी और ना ही मेरे सास ससुर का झंझट, बल्कि मैं तो कहूँगी सास ससुर तो समझने वाली बहू के लिए माता पिता की तरह होते हैं। जो बहू सास ससुर को नहीं समझती उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां होती होंगी। मेरी तो सोच थी कि मेरा शादी एक ऐसे घर में हो जहां भरा पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस बात से बहुत खुश थे। वह कहते थे कि वह एक अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह लड़का तो क्या है, वह तो 40 साल का आदमी है। उसका एक बेटा भी है, उसका नाम विनोद त्रिपाठी है। वह अपने 15 साल के बेटे के लिए किसी नर्स के रूप में बीवी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात को कहाँ समझते थे। उन्होंने तो एक बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी वहाँ पर कर दी। उन्हें लगता था कि हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। हर माँ बाप अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माता पिता ने किया। मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियां कभी नहीं रह ना करती। वह अपने माता पिता की रजामंदी में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेती हैं। वह मेरी शादी का दिन था, जिस दिन ना कोई धूम धड़ाका, ना ही ढोल नगाड़े, कुछ भी नहीं था, क्योंकि त्रिपाठी साहब चाहते थे कि वह शादी सादगी से करें। शोर शराबा उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह अपनी पहली पत्नी के जख्मों से उबर नहीं पाए थे, जिनकी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी थी। जब मैं उनके घर में बहू बनकर वहां आई, वहां भी अजीब सा सन्नाटा था। वहां ना तो मेरी ननद थी मुझे लेने आई, ना मेरे सर पर मेरे सास ससुर ने हाथ रखा। मैं इन रिश्तों के लिए तरसती रही। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत से रिश्ते बनाने का भी एक अनोखा सफ़र होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशियों से भरी होती है। वह शाम का वक्त था। त्रिपाठी साहब के साथ मैं बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आई। वह शादी का दिन, मगर इतने में वह इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहा कि तुम अंदर चली जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी तुम दरवाज़ा खटखटाओगी तो शालू तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने धीरे से पूछा कि शालू कौन है। उन्होंने कहा कि नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड भरे अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गई। मैं दरवाजे पर खड़ी हुई कि मैं दस्तक भी नहीं दी कि दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक 20 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही रह गई। मैं सोचने लगी, अगर त्रिपाठी के घर में पहले ही इतनी खूबसूरत लड़की है तो उन्हें मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मर्द शायद बीवियां खानदानी और खूबसूरत दोनों ही ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह औरत आंखों से बहुत चालाक लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे दूर से घुटी घुटी चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान रह गई। शुरू में आते ही ऐसे ऐसे वाक़या होने लगे। मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरे कान खड़े हो गए। जब शालू ने देखा कि मेरे चीखों की तरफ ध्यान है, उसने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। घर मुझे उसकी बात तो माननी ही थी, क्योंकि मेरा यहाँ पहला दिन था। वह मुझे कमरे में ले गई और कमरे में बैठाते ही मुझे वह बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज हो गई। मैं सोचती रही कि यह घर तो बहुत अजीब है। एक तो यहाँ सन्नाटा और ऊपर से अब चीखों की आवाज़। खैर, मैं अपने पति विनोद का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन विनोद अभी तक नहीं आए थे। बैठे बैठे मेरी कमर भी अकड़ गई थी। 1 बजे जब मेरी आंख लगने ही वाली थी, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आ गई। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था। मेरी आंखों में कोई अरमान नहीं था, क्योंकि यह अरेंज मैरिज थी। मुझे बस अपने माँ बाप की खातिर इस रिश्ते को निभाना था। विनोद मेरे करीब आकर बैठ गए और उनकी आंखों में घबराहट के अलावा कुछ नहीं था।
शायद उन्हें भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बात को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी। वह मुझसे अचानक बोले, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे झूठे वादे करूँगा। मुझे तुम ज़्यादा उम्मीदें मुझसे मत करना। मैंने यह शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे यकीन है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर बोले कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नेहा, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई में अच्छी होती हैं। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। वह हर वक्त सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक सोता है और उसका ख्याल है बस शालू ही रखती है। शालू हमारी पुरानी नौकरानी है, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। विनोद यह बात बताकर चुप हो गई। मेरे दिल में शालू का चेहरा घूमने लगा। वह कहीं से भी इस घर की नौकरानी नहीं लगती थी। उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि जैसे वह इस घर की मालकिन हो। मैंने यह बात विनोद से नहीं की, क्योंकि आते ही घर के मामलों में दखल अंदाज करना अच्छी बात नहीं। मैंने चुप्पी साध ली। मैंने सोच लिया था कि विनोद के बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शायद उनके दिल जीतने का यही एक तरीका था। वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहरहाल सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं बेदिली से बिस्तर से उठी और बाहर निकली। घर में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कि अंदर आ जाओ, तो शालू कमरे में आ गई। वह कहने लगी कि बेबी जी, नाश्ता आपके कमरे में लाना है या आप टेबल पर करोगी। मैंने कहा, मेज पर लगा दो। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैं विनोद के बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, जी छोटे साहब तो सो रही हैं। जब वह सोकर उठ जाएंगे तो मैं उन्हें खुद ही नाश्ता करवा दूंगी। शालू के लहजे में एक अजीब सी जिद और अकड़ थी, जैसे वह विनोद के बेटे को मुझसे दूर रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब मैं बाथरूम से निकल कर आई तो बाहर किसी के ऊंचे बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से बाहर गई, फिर शायद एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद शालू किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ सुनते एकदम मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि वहाँ एक 15 साल का लड़का डरा सहमा हुआ खड़ा था। मैंने उसे लड़के के पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि जी मेरा नाम हितेश है। उसने डरते डरते कहा, जैसे मैं उसको खा जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। वह कहने लगा, क्या सच में आप मेरा ख्याल रखेंगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम इतने प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वाकई में वह बहुत मासूम सा बच्चा था। फिर शालू के ना चाहते हुए भी हम दोनों ने टेबल पर बैठकर नाश्ता किया। मैंने हितेश से थोड़ी बहुत बातें करके ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हो ना हो हितेश की इन आदतों के पीछे जरूर शालू का हाथ है, मगर वह बहुत तेज औरत थी। मुझे इस बात की तह तक जाना था, इसलिए मैं अक्सर हितेश के कमरे में चली जाया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी, मेरे जाते ही वह एकदम से तकिए को पकड़कर छिप जाता था, जैसे बेड के पीछे उसका खजाना दबा हो। यह बात मैंने एक बार नोटिस नहीं की थी, बल्कि जब भी मैं उसके कमरे में जाती तो यही बात नोटिस करती थी। जरूर उसके कमरे में कुछ ऐसा था जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए अब मैंने हितेश और शालू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। ऐसे ही दिन गुजरे जा रहे थे। अब तो शालू का भी मेरे साथ व्यवहार सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि हितेश मेरी आंखों के सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। साहब भी बहुत खुश हुए। एक दिन मुझे मेरे मायके जाना पड़ा। उस दिन हितेश बहुत परेशान हो गया। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने मायके गई थी, इसलिए मैं 2-3 दिन बाद घर आई। घर आते ही मैंने देखा कि हितेश का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है,
कोई बात है तो बताओ। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी के हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं फौरन हितेश के कमरे की तरफ गई। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। 15 साल के बच्चे का अंदर से कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने ध्यान से देखा, उस कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर से कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा सा यकीन में बदल गया, जब सालू हितेश के सामने खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। हितेश डरा सहमा तकिए के पास ही बैठा हुआ था। बाहर तक उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन शालू के तेवर देखकर लग रहा था कि वह हितेश पर गुस्सा कर रही थी। वह एक लड़का होकर नौकरानी के सामने इस कदर मजबूर क्यों है? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाना शुरू कर दिया। शालू ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि हितेश बहुत रो रहा था। उसकी हालत बहुत परेशानी में लग रही थी। उसके हाथ कँपा रहे थे। मैंने शालू की तरफ खूंखार वाली नज़रों से देखा और कहा कि दफ़ा हो जाओ। फिर मैं हितेश की तरफ गई। उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे और वह बहुत घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसका एक हाथ तकिए की तरफ था, वह तकिए को छुपा रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में क्या है जो हितेश उसके पास भी किसी को भटकने नहीं देता। मैंने उससे कहा कि आओ, इधर आओ। मैंने हितेश को उठाने का इशारा किया, लेकिन वह तो जैसे तकिए के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने अचानक उसके हाथ से तकिया छीन लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान रखा हुआ था और उसके नीचे एक भारी सा दुपट्टा भी पड़ा था। हितेश यह देखकर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उससे कहा कि यह सब क्या है बेटे, यह सब तुमने किसने दिया? उसने मुझसे कहा कि आंटी यह सारी चीज़ मुझे शालू ने ला कर दी। मैंने उससे कहा कि शालू ने तुम्हें यह सब चीज़ें क्यों दी? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन हितेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे शालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह क्या बगैरती कर रही है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं हितेश के कमरे से भागती हुई शालू के क्वार्टर में गई, मगर शालू वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता। खैर, उसे कहाँ जाना था। मैं शालू का इंतजार करने लगी। मैंने तो सारे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन शालू फिर कहीं भी नहीं मिली। मैं थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी, शायद इस कदर के घिनौने काम भी शालू कर सकती है। मैं शालू से हमेशा नफरत ही करती रहती, अगर उसकी हकीकत का पता ना होता। शाम को जब विनोद घर पर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ शालू भी घर के अंदर आई। विनोद के होते हुए मैं शालू से बातचीत नहीं कर पाई। शालू को पता है मेरी आदत का कि मैं दूसरों के सामने उसे कभी जलील नहीं करूंगी, सो वह चुप रह गई। वह जान चुकी थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ, सो वह चुप रही। अब शालू ज्यादातर अपने क्वार्टर में ही रहती, वह बाहर कम ही निकलती थी। हितेश भी अब नॉर्मल रहने लगा। मैंने उसके कमरे में से ज्वेलरी और मेकअप का सारा सामान फेंक दिया। अब बारी उसकी परवरिश की थी। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते। मैं उससे ढेरों बातें करती थी। विनोद भी इस बात से बहुत खुश था। आखिरी शालू मुझसे कब तक छुपती। एक दिन उसको सारी कहानी बतानी ही पड़ी। उसकी कहानी यूँ थी, मेरा नाम शालू है, हम 2 भाई बहन हैं। भाई अपनी शादी करके अलग हो गया। माँ ने अपना और मेरा पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरी माँ जब से इस हवेली में आए थे, दिल लगी और मेहनत से काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि त्रिपाठी जी की नज़रें मुझसे हटती ही नहीं हैं। उनकी नज़रों में अजीब सी वहशत होती है। मैं यह सब देखकर घबरा जाती थी। मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं उनके सामने कम से कम जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। मुझे किसी न किसी बहाने उनके पास ज़रूर जाना पड़ता। वह ज़्यादातर अपने कामों के लिए मुझे आवाज़ देने लगे। इस बात के लिए मैं बहुत घबरा गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे एक दिन वह मुझे ज़रूर बर्बाद कर देंगे। ऐसा ही हुआ जिस बात का मुझे डर था।
विनोद साहब ने फिर एक और नया तरीका अपनाया, छुपकर शादी करना। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि छुपकर शादी करना पाप होता है। और दुनिया वालों के सामने यदि हम शादी करना चाहें तो हमें इज्जत मिलती है, और कभी कभी हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता है। शायद मैं उस वक्त उनकी यह बात समझ नहीं पाई। सब ने मेरी माँ से बात की कि वह मुझे अपनाना चाहते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी शादी को खुफिया ही रखेंगे। मेरी माँ एक भोली भाली और सीधी औरत थी। वह दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। साहब की मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई, लेकिन बात तो शादी की हुई थी। साहब ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक मकान में मुझे रहने के लिए वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे छुपकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में 2-3 लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी कुछ नहीं पता था। 6 महीने तक साहब ने मुझे वहाँ रखा और उसके बाद मुझे वापस घर ले आए, क्योंकि घर पर मेरी ज़रूरत थी। मैं उनके यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन बाद जब मैं गर्भवती हुई तो साहब का मुझसे रवैया बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि वह मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह मुझे नज़रें उठाकर तक नहीं देखते। अब मैंने उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती, वह मेरे पति थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सब ने पहले मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक दे डाली। यूं कि साझा वहीं का वहीं रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया जिसका बोझ मुझे उठाया नहीं जा रहा था। जो गुनाह है तो नहीं था, लेकिन जमाने की नज़रों से वह गुनाह ही था। फिर यह हुआ कि मैं उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ था, उन हालातों की वजह से वह बच नहीं पाया और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। साहब की बीवी को बदले का इंतकाम तो कुदरत ने ही ले लिया। वह तो खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे एक निशानी साहब की और अपनी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं विनोद साहब के बेटे को देखती हूँ तो मुझे उन्हीं की झलक उसमें दिखाई देती है। मैं नहीं चाहती वह बड़ा होकर औरतों की इज्जत खराब करे, इसलिए मैं उसे औरत बनाना चाहती हूँ, ताकि वह डरपोक रहे और किसी औरत की इज्जत के साथ खेलने की ज़रूरत ना करें। आप ही बताएं बीबी, क्या मैंने गलत कर रहा? उसको चूड़ी और जेवर ला कर देती हूँ ताकि वह औरत की तरह ही अपना रवैया बदल ले। यह बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से सालू ने मुझे यह बात कही, मुझे तो वह डिप्रेशन का शिकार लगी। वह जहनी मरीज बन चुकी थी। जाहिर है होती भी क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी में इतना सब जो हो गया था। मैं विनोद से जाकर भी जिक्र किए बिना उसका इस इलाज शुरू करवा दिया, क्योंकि मैं सालू के पागलपन और उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। विनोद की गलती को मैंने राजफास होने से पहले ही माफ़ कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही शालू अच्छे तरीके से ठीक हो गई। मैंने उसका किसी अच्छे घर में रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी और मेरा बेटा हितेश भी नॉर्मल हो गया। हम तीनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।